मेरा पेट। सुनिए जरा गाड़ी वहाँ खेत के बगल में रुकवा दीजिए ना, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें जोरों की लगी है। ड्राइवर ऐसा करो, गाड़ी खेतों के पास रोक दो। नीरज अपनी नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर लौट रहा था कि रास्ते में अचानक उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। प्रिया भागते हुए खेतों में गई तो वहाँ पहले से एक औरत खेत में काम कर रही थी। शादी के जोड़े में नई दुल्हन को देख उस औरत ने उससे पूछा, अरे कौन हो तुम? जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरे खेत में शौच नहीं करना। तेरी वो बात नहीं है, आप समझ नहीं रही है। देखिए आप मेरी बहन जैसी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पेट से हूँ और लगता है मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। आप मेरी मदद कीजिए ना। मेरा पति खेत के बाहर ही खड़ा, अगर उन्हें ये सब पता चला तो मुझे छोड़ देंगे। आप मेरी मदद कीजिए ना। क्या? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको तुम। उस औरत ने खेत में कपड़ा बिछाया और प्रिया को उस पर लिटा दिया। फिर उसकी डिलीवरी उसने खेत में ही करवाई। वाह, आपने तो बड़ी सुंदर बिटिया को जन्म दिया है। इस बच्ची को आप रख लीजिए, मैं 1-2 महीने में लौटूंगी, तब मैं अपनी बच्ची को ले जाऊंगी। आप प्लीज मुझ पर इतनी रहम कर दीजिए। सुमन एक बांझ थी, इसलिए उस बच्ची को देखते ही उसकी ममता जाग गई और वो उसे मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं इसे अपने साथ रख लूंगी, लेकिन इसका असली पिता आखिर है कौन, वो मैं आपको वापस लौटने पर बताऊंगी। आप बस इसे अपने पास ही रख लीजिए। प्रिया उस बच्ची को छोड़कर वहां से चली गई। सुमन उस बच्ची को लेकर घर आ गई और उसने अपने पति को सारी बात बताई। ये तोहफा हमें ऊपर वाले ने दिया है सुमन। लेकिन वो औरत कह रही थी वो 1-2 महीने में वापस लौटेगी। नहीं, अब ये हमारी बच्ची है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम जानती हो ना बच्चे के लिए हम कितना तड़पे हैं। अब मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, हाँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना ये गांव ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब मदन और सुमन अपना घर और जमीन बेचकर उस बच्ची को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चले गए। वहीं 2 महीने बाद प्रिया को अपनी बच्ची की याद सताई और वो खुद से बोली, मुझे अपनी बच्ची की बहुत याद आ रही है, अब मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। वो घर से जाने लगी तो, अरे प्रिया कहाँ जा रही हो? अरे वो अपने गांव में जो नई दुल्हन आई है ना, वो दरअसल मेरे ही गांव की है। नई नहीं है इसलिए उसका भी यहाँ मन नहीं लग रहा, इसलिए उसने मुझे थोड़ी देर अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है बहू, तू जा। तू भी ना नीरज बड़ी छानबीन करता है। जा बहू और समय से लौट आना। प्रिया जल्दी से ऑटो कर उस खेत की ओर गई। पास के ही खेत में काम कर रही एक औरत से उसने उस खेत की मालकिन का पता पूछा, लेकिन उसे पता चला कि ये खेत अब किसी और ने खरीद लिया है। क्या? अच्छा, क्या बता सकती है कि जिस औरत का ये खेत था उसका घर कहाँ है? वो सामने जो कच्चा घर दिख रहा है ना, लेकिन वो तो ये गांव छोड़कर जा चुकी है। क्या? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को लाचार समझने लगी। अब अपनी पहली औलाद को वो कभी नहीं देख पाएगी। वो दुखी होकर वापस घर लौट आई तो वहीं दूसरी तरफ सुमन और मदन दूसरे गांव में जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। और कुछ महीने बाद उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम ऋषिका रखा। बच्ची के आ जाने से घर में सभी बहुत खुश थे। ऐसे ही समय बीता। एक रात प्रिया के फोन पर किसी का मैसेज आया जिस पर लिखा था, मेरी बेटी कैसी है, मैं जल्द ही उससे मिलने आऊंगा। अरे प्रिया, ये मैसेज किसका है? कौन है ये आदमी और वो किस बच्ची की बात कर रहा है? ये मेरी बच्ची नहीं है क्या? ये किसी और की है? नहीं नहीं जी, आपकी बच्ची है। तो इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, ये आदमी तुमसे किस बच्ची के बारे में पूछ रहा है? प्रिया चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीरज को उस पर शक हुआ और उसने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रिया के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसे देख एक औरत ने कहा, बहन इस नन्ही सी बच्ची को लेकर आधी रात को कहाँ भटक रही हो? तुम्हारे घर में कौन है? मेरा इस दुनिया में इस बच्ची के अलावा कोई भी नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब से तुम हमारे साथ वाली झोपड़ी में ही रहना। प्रिया अब उनके साथ वाली झोपड़ी में ही रहने लगी। कुछ समय बाद ऋषिका बड़ी हुई तो उसने उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। प्रिया एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। ऐसे 21 साल बीत गए और अब दोनों लड़कियां पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पर लग गई, जिससे उनके माँ बाप की गरीबी भी खत्म हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि प्रिया की दोनों बेटियों की शक्ल एक दूसरे से पूरी तरह मिलती थी। एक रोज, अब तो मेरी पहली बेटी भी खूब बड़ी हो गई होगी, न जाने कैसे किस हाल में रह रही होगी मेरी बच्ची। एक रोज खुशी और ऋषिका दोनों अपने माँ बाप के साथ मंदिर पहुंची, जहाँ एक तरफ ऋषिका अपनी माँ के साथ तो दूसरी तरफ खुशी अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु जो तूने मुझ बांझ को एक संतान का सुख दिया। हे प्रभु, मेरी ऋषिका को खूब तरक्की देना। अब बस मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तू मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार मुझे अपनी पहली संतान से मिलवा दे। ऋषिका की प्रार्थना खत्म हुई। उसने सामने गोले वाले को देखा तो वो बहुत खुश हुई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ वो देखो गोले वाला। इतनी बड़ी हो गई लेकिन हरकतें तेरी आज भी बच्चों वाली ही है। तू जाकर खा ले, मैं तब तक मंदिर में ही हूँ। प्रार्थना के बाद प्रिया की नजर खुशी पर गई। उसने बिल्कुल ऋषिका जैसा सूट ही पहन रखा था। वो दिखने में एक जैसी लग रही थी। ये देखो इस महारानी को यहाँ खड़ी रहकर आराम से पापड़ी खा रही है। चल अब जल्दी से घर चल। कौन है आप और मैं आपके साथ घर क्यों चलूं? ये क्या मजाक है? अपनी माँ से कोई ऐसे बोलता है? चल ना अब। आप क्यों मेरे गले पड़ रही हैं? मैं आपको नहीं जानती, कहा ना मैंने। और मेरे माता पिता तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन और मदन की नजर ऋषिका पर गई तो वो उसके पास चले गए। पापड़ी खाकर पेट नहीं भरा जो अब गोला खाने चली आई। अरे कौन है आप और मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? ये लो, ये तो मंदिर से बाहर आते ही अपने माँ बाप को ही भूल गई भाई। मेरा कोई बाप नहीं है और मेरी माँ मंदिर में है। उन सब में जोर जोर से बातें होने लगी। वो दोनों कुछ ही दूरी पर थी, इसलिए उन सब ने एक दूसरे को देख लिया।
दोनों लड़कियां बिल्कुल एक जैसी थी। तभी प्रिया और सुमन की नजर एक दूसरे पर गई और उन दोनों को एक दूसरे को पहचानने में देर नहीं लगी। सुमन ने प्रिया से माफी मांगी। हमें माफ कर देना, संतान के सुख के लालच में हमने वो कदम उठाया और इसे लेकर कहीं और चले आए। खुशी की असली माँ का पता तो अभी से चल ही गया, लेकिन इसके असली पिता कौन है अब तो बता दीजिए। तभी वहाँ एक आदमी आया। मैं हूँ इसका बाप। उस आदमी का नाम शमशेर था। उसने सारी बात बतानी शुरू की। बात यह है कि प्रिया के पिता की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे और मेरी पत्नी 5 थी, इसलिए मैंने प्रिया को सरोगेसी के बदले 10 लाख देने के लिए कहा। प्रिया मजबूर थी, इसलिए वो मान गई। लेकिन जब मेरे घर वालों को पता चला कि इसकी कोख में लड़का नहीं लड़की है तो वो पीछे हट गए और इसके पिता ने बदनामी से बचने के लिए इसकी शादी करवा दी। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी मर गई। फिर मुझे प्रिया के दर्द का एहसास हुआ। मैंने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली, और अब मिली है तो मैं अपनी गलती का प्रायश्चित तुमसे शादी करके करना चाहता हूँ प्रिया। फिर शमशेर ने प्रिया से शादी की और वो दोनों भी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। निधि और प्रीति के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वो सब एक किराए के कमरे में रहते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा उर्मिला, अब इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। निधि और प्रीति दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत चिंता में थे। सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम करस्पॉन्डेंस से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो मां अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता, इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास उर्मिला उन दोनों के पास जाती है। निधि, प्रीति, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माँ, हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगा, वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा ना, गांव चलना है मतलब चलना है। निधि प्रीति ने काफी मना किया, लेकिन उर्मिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वो ऐसा क्या काम करे जो इस गांव वालों के लिए नया हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। मैंने गांव भर में घूमकर देखा है, यहाँ सिर्फ कल्लू हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचें। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? जो वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों ये सब सामान कहाँ से लाओगे? दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपनी माँ के पास गई। देखो बेटी, तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वो मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई, लेकिन हाँ, मेरे पास ये एक सोने की अंगूठी रखी है। तुम दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती हैं और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। 30 रुपए, 30 रुपए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे शहर के होने के कारण वो जब कभी शहर जाते तो ही वहाँ छोले भटूरे खा पाते थे। लेकिन अब गांव के बस अड्डे पर ही जब सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहाँ खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। हाँ भैया, बस अभी लो। निधि गर्मा गर्म भटूरे तलती गई और प्रीति उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है इसमें, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर में माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी ना तो खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूँ। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूँ तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने। शुक्रिया भैया, ये लीजिए, आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 120 रुपए हो गए। जी ये लीजिए, धन्यवाद। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्चे वो खाने की जिद करने लगे। माँ, छोले भटूरे हमें भी खाने हैं। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। सचमुच, चलो अब खाकर देखते हैं।
वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं। अब तो हम इस गांव में एक हफ्ता तो क्या, 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। सचमुच में माँ और दीदी, ये छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सुनकर निधि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। पहले दिन ही उन्हें 3000 रुपए की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। अब उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी अंगूठी भी छुड़वा ली, तो वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते ना बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता